मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और राज्यपाल से संबंधित हम लोगों ने अभी तक 3 क्लासेस देखे हैं। आज हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं जितने भी राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन सब पर आज हम एक समरी के फॉर्म में आपसे बात करेंगे। तो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में सबसे पहला अनुच्छेद आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 जो है ये सीधी बात कहता है कि देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, है ना। लेकिन बाद में 1956 में एक 7वां संविधान संशोधन विधेयक जब लाया गया तो उसमें थोड़ा अमेंडमेंट हुआ। उसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक गवर्नर रखे जा सकते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल 153 में थोड़ा अमेंडमेंट भी हुआ है। तो लेकिन आर्टिकल अगर सीधे आर्टिकल 153 देखा जाए तो आप इसे समझ जाएंगे, देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। आर्टिकल 154 क्या है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through the officers। तो कैसे काम चलेगा? तो आर्टिकल 154 में एक आ गया कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट होता है, यानी राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। लेकिन वो सारा काम राज्यपाल अकेले तो करेंगे नहीं। राज्यपाल की सहायता के लिए, उनको काम करने के लिए देखिए ये जो है ऑफिसर्स उनको दिए गए हैं। अब वो चाहें तो डायरेक्टली भी करें और उनका जो सहयोगी जो अधिकारी होंगे उनकी मदद से करें। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को पूरा करने के लिए जो संवैधानिक अधिकार है वो राज्यपाल को दिया गया है। आर्टिकल 154 आपको याद ये रखना है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। 2 आर्टिकल हो गए। 153 there shall be a governor of each state, executive power of a state shall be vested in the governor। आर्टिकल 155 155 इसमें क्या है? the governor of a state shall be appointed by प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। तो अब यहां पर थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि क्या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करते हैं? तो ये तो अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। देखिए राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो जब केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी सहायता और परामर्श की मदद से ही राज्यपालों की राज्य में नियुक्ति होती है। लेकिन अगर राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान तो कौन से आर्टिकल में जाना पड़ेगा? आर्टिकल 155 155 याद रखने का भी तरीका डेवलप करना पड़ेगा। 155 156 में क्या है? ड्यूरेशन ऑफ गवर्नर। अब नियुक्ति हो गई तो ड्यूरेशन कितने समय के लिए नियुक्ति होगी? तो जनरली सामान्यतः राज्यपाल की नियुक्ति होती है 5 साल के लिए। लेकिन एक इसके अंदर एक पेच भी है। पेच ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः भले ही 5 इयर्स के लिए हो, लेकिन वो रहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी अप टू द डिजायर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? केंद्रीय मंत्री परिषद। यानी किसी राज्य के राज्यपाल को अगर हटाना हो, रिमूव करना हो, ट्रांसफर करना हो तो राष्ट्रपति फिर वही बात अपनी मर्जी से तो करेंगे नहीं। वो क्या करेंगे? केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह के आधार पर करेंगे। तो ड्यूरेशन सामान्यतः 5 साल का होगा, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की कंडीशन भी लगी रहेगी इसमें। 157 में जाइए। 157 मतलब क्या हुआ? पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की नियुक्ति के लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल होगा? भाई इसके लिए तो देखिए बहुत सारे क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। 35 वर्ष की आयु पूरी की हो और भारत का नागरिक हो तो राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। कोई और विशेष इसमें राइट की जरूरत, विशेष क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसमें यह जरूर ध्यान रखना पड़ता है जो आर्टिकल 158 में है कि गवर्नर शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव और असेंबली और द पार्लियामेंट और एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। गवर्नर अगर नियुक्त हो रहे हैं ना तो
ये जरूर देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑलरेडी एक पद पर काम कर रहे हैं, फिर जैसे ही उनको अगर उनको गवर्नर बनाया भी जाता है उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं है, उनको भी नहीं कर सकते। किसी ऑफिस प्रॉफिट के पोस्ट पर यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कोई लाभ के पद पर तो काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशन है जो आर्टिकल 158 में दिया गया है। तो पहली चीज 157 में एलिजिबल कौन कौन हो सकते हैं और 158 में किनको नहीं किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए इनमें से किसी का किया भी गया, भाई पहले आप उस पद से इस्तीफा दे दीजिए, उससे मुक्त हो जाइए और उसके बाद गवर्नर बनाया जा सकता है, लेकिन ऊपर की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो 157, 158, 159। अब भाई नियुक्ति हो गई, उनका कार्यकाल भी पता चल गया, उनको जो है क्या योग्यता होनी चाहिए और किनको नियुक्त नहीं कर सकते ये भी मालूम हो गया। अब जब वो नियुक्त होंगे तो बहुत बड़ी चीज होती है, उनको शपथ दिलाना होता है। शपथ यानी कि जिस पद पर काम करने जा रहे हैं हर एक पद का एक ओथ होता है, ओथ एंड अफर्मेशन, तो वो भी दिलाना पड़ता है। वो कौन दिलाएंगे? तो देखिए ओथ एंड अफर्मेशन का प्रावधान है आर्टिकल 159 में, 159 में। कौन दिलाएंगे? तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल को शपथ दिलाने कौन आएंगे? हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे, और इस तरह से उनका ओथ भी हो गया आर्टिकल 159। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती, कोई कंटिंजेंसी कंडीशन आ गई, आर्टिकल 160 में इसका उल्लेख किया गया है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है कि ऐसे कंडीशंस जो ऑलरेडी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्यपाल को फंक्शन करना हो, कंटिंजेंसी कंडीशन आ गया, तो राष्ट्रपति जो है उनको बताते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शंस होंगे जो कंटिंजेंसी कंडीशन में करना होता है गवर्नर को, आर्टिकल 160। फिर आता है 161, 161, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर तो अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। शॉर्ट नोट लिखिए, मेंस वगैरह अगर आप देते हैं तो वहां पर आपको आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में। ऐसे राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति कहां है? 161 में है। लेकिन क्षमादान मतलब खाली पार्डनिंग पावर ही नहीं है, और भी कुछ पावर्स हैं उनके। एक तो देखिए पार्डनिंग पावर हो गया आर्टिकल 161 में, पार्डन करना। पार्डन करना मतलब किसी भी व्यक्ति को जो राज्य का जो दायरा है, राज्य का जो राइट्स हैं, उनके जो कानून है, उसके विरुद्ध अगर किसी ने अपराध किया है और उसको मान लीजिए सजा दे दी गई है कोर्ट के द्वारा, तो उस कंडीशन में राज्यपाल उस सजा को माफ कर सकती है। लेकिन यहां पर दो कंडीशन ऐसी हैं जो राष्ट्रपति के पास पावर है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। जैसे मृत्युदंड की सजा राज्यपाल माफ नहीं कर सकते, और अगर कोई सजा सैनिक न्यायालय, मार्शल जिसको बोलते हैं, मार्शल कोर्ट के द्वारा दी गई है, मार्शल लॉ के द्वारा दी गई है, उसको भी गवर्नर माफ नहीं कर सकते। तो पार्डनिंग पावर है गवर्नर के पास, आर्टिकल 161 के तहत पार्डनिंग पावर है, लेकिन मृत्यु दंड और मार्शल लॉ के जो अगेंस्ट कोई अपराध हुआ है तो उसे वो माफ नहीं कर पाएंगे। ये पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है। अब देखिए पार्डनिंग पावर से ही काम नहीं चलेगा, कुछ और भी पावर्स उनको दिए गए हैं। जैसे एक कम्यूटेशन होता है, लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है? जैसे कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया, इसमें नेचर चेंज हो जाता है, नेचर चेंज कर सकते हैं गवर्नर। जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया, अब मृत्यु दंड की प्रकृति को बदल करके कठोर कारावास में, है ना, जो है कठोर कारावास में बदला जा सकता है। भाई सजा तो हो ही रही है और मृत्यु दंड को चेंज करके कठोर कारावास कर सकते हैं, तो थोड़ा लघुकरण हो गया। इसको कहते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन आप समझ गए। रेमिशन, ये भी एक उनको अधिकार होता है। रेमिशन को कहते हैं परिहार, हिंदी में बोलते हैं परिहार। इसमें क्या होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा है और उसको 1 वर्ष कर दिया गया। इसमें क्या होता है? ड्यूरेशन चेंज होता है। 5 साल की सजा को 1 साल कर दिया, 3 साल की सजा को 1 साल कर दिया। तो इस तरह से जब सजा को कम कर दिया जाता है, जिसमें प्रकृति नहीं बदलती, समय बदल जाता है, ड्यूरेशन बदल जाता है, तो उसको रेमिशन कहते हैं। फिर एक आता है रेस्पाइट। रेस्पाइट को हिंदी में कहते हैं विराम। विराम जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है।
राज्यपाल को ये पावर है कि वो रेस्पाइट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, अब उसको सजा जो है मिलने वाली है, तो उसको क्या कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति में सजा को कम कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति होनी चाहिए, हर कंडीशन में नहीं हो पाएगा, विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना ये रेस्पाइट कहलाता है। और एक और चीज होता है रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है, प्रविलंबम। रिप्राइव मतलब होता है प्रविलंबन, यानी कि दंड को कुछ समय के लिए टाल देना। मतलब पनिशमेंट है लेकिन थोड़े समय के लिए टाल दिया कि भाई अभी 6 महीने थोड़ा सा और इसके ऊपर जो है मौका मिल जाएगा किसी व्यक्ति को अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। ऐसा कई बार होता है कि बेगुनाही साबित करने का कुछ और वक्त दिया जाए, तो राज्यपाल को प्रविलंबन का भी अधिकार प्राप्त है और उसे रिप्राइव कहते हैं। तो देखिए आर्टिकल 161 यहां बता दिया। वैसे इसको हमने डिटेल में एक और पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जहां पर गवर्नर के जुडिशियल पावर एक्सप्लेन किए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट, शेयर और लाइक भी करिएगा और उस वीडियो को भी देखिए। और उसके अलावा बहुत से और बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज हैं जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। आइए देखते हैं आर्टिकल 163। 163 क्या है, There shall be a council of minister with the चीफ मिनिस्टर एट द हेड। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है और उसके प्रमुख कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। और ये जो होते हैं ना, इन्हीं की सहायता और परामर्श से राज्यपाल काम करते हैं। जैसे कि केंद्रीय स्तर पर अभी बताया मैंने कि प्रेसिडेंट को सहायता और परामर्श देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक उसी तरह से राज्य में राज्यपाल जो होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। तो उनको सहायता और परामर्श देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। और आगे देखिए आर्टिकल 164 में क्या होगा। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसके हेड मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। लेकिन यहां पर फिर ये बात ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री क्या अपनी मर्जी से किसी को भी राज्यपाल क्या अपनी मर्जी से किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, नहीं। राज्यपाल मुख्यमंत्री उसे ही बनाएंगे जो राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त, मेजॉरिटी प्राप्त करने वाला दल होगा, है ना। मेजॉरिटी प्राप्त करने वाली पार्टी होगी। हर पार्टी को तो बहुमत मिलेगा नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। ये भी एक पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकी शक्ति। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या राज्यपाल को लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी विधानसभा में बहुमत साबित कर सकती है, तो उसका जो नेता होगा, उनके उस पार्टी के जो नेता होंगे, उसे बुला करके वो सीएम जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ये सब प्रावधान है और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो आर्टिकल 164 में क्या हुआ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। हाँ, इसमें एक चीज और है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कि पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा हैं, तो उन राज्यों में एक वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं। तो वेलफेयर मिनिस्टर स्पेशली प्रोविजन किया गया है कुछ राज्यों के लिए जहां पर जनजातियों की संख्या ज्यादा है। झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, ऐसे कुछ राज्य हैं जो डिटेल में आप और पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो वहां पर जो वेलफेयर मिनिस्टर्स होते हैं उनको नियुक्त करने का काम भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब बात आती है आर्टिकल 165। 165 क्या है, जैसे हमारे केंद्रीय स्तर पर जो होता है 76 है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरह से राज्यों में क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय करेंगे। और महाधिवक्ता काम क्या करेंगे, तो राज्य की सरकार को जो कानूनी मामलों में सलाह चाहिए, कानूनी मामलों में मदद चाहिए, वो काम करने का काम किसका होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का होता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति कौन करते, तो गवर्नर करते। आर्टिकल 165 हो गया। 166 देखिए,
ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। यानी कि राज्य के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, जितने भी कार्यकारी कार्य होते हैं, किसके नाम से किए जाएंगे? सभी काम राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, है ना। ये आर्टिकल आप यहां से इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल के नाम से ही सारी कार्यकारी कार्य किए जाएंगे। 166 हो गया। 167 में क्या है? ड्यूटीज ऑफ सीएम गिविंग इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। 167 167 इसमें क्या बताया गया है कि राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त भी कर सकते हैं। भाई प्रशासन में क्या चल रहा है, राज्य के प्रशासन में क्या चल रहा है, विधानमंडल में क्या चल रहा है, किस तरह के कानून बनाए जा रहा है, ये सब सूचना प्राप्त करने का अधिकार राज्यपाल को है। क्यों है ये अधिकार? क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य के संवैधानिक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? तो राज्यपाल है, गवर्नर है। तो ये दोनों तरह से ये काम होता है। 167 जब चाहे राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना ले भी सकते हैं, और ये मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, राज्य के मुख्यमंत्री की ये ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि समय समय पर राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी कि राज्यपाल महोदय को राज्य के शासन, प्रशासन और विधानमंडल से संबंधित सूचनाओं को उन्हें देते रहें। फिर आते हैं आर्टिकल 171 171। 171 में क्या है? भाई जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ये तो आपको पता है। जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन राज्यों में कुल लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या का 1/6 1/6 कौन नॉमिनेट करेंगे? गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। कहां से नॉमिनेट करेंगे? तो देखिए, जो आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, सोशल सर्विस सामाजिक सेवा के क्षेत्र में और कोऑपरेटिव मूवमेंट के फील्ड में, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है, रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किया है, ऐसे व्यक्तियों को आर्टिकल 171 के तहत जो है ऐसे व्यक्तियों को गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करते हैं। कितने? मान लीजिए किसी राज्य में 90 सदस्यीय विधान परिषद है, तो 1/6 निकाल लीजिए, 15 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, ऐसा करके 1/6 मेंबर। तो ये नंबर याद रखना पड़ता है। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 174 में। 174 में ये रहता है कि राज्यपाल को ये पावर है, द गवर्नर हैज द पावर। क्या पावर है? तो वो जो विधानसभा की बैठक होती है उसको बुला सकते हैं, समय आने पर उसे स्थगित भी कर सकते हैं, प्रोरोगेशन भी कर सकते हैं, और डिसोल्यूशन भी, अगर जरूरत पड़े तो डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। आर्टिकल 174 के तहत गवर्नर को ये पावर दिया गया है, विधानसभा के सत्र को बुलाना, उसे प्रोरोगेट करना यानी कि उसे स्थगित करना, और जरूरत पड़ने पर डिसोल्यूट करना, विघटित करना। तो आर्टिकल 174 हो गया। 176 में क्या है? 176 में अनुच्छेद 176 में क्या बताया गया है कि स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर आफ्टर फर्स्ट सेशन and after first session of general election and each year of the first election। इसको सरल भाषा में यूं कह सकते हैं, अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल को ये पावर दिया गया है कि जब जनरल इलेक्शन हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का, तो जो पहला सेशन होगा उसे एड्रेस करेंगे। दूसरी चीज ये है कि प्रत्येक साल पहली जो बैठक होगी ना, प्रत्येक साल पहली बैठक, उस पहली बैठक को राज्यपाल संबोधित करेंगे, गवर्नर एड्रेस करेंगे। कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल 176। आर्टिकल 200 देखिए, आर्टिकल 200 जो है, असेंट टू बिल व्हेन ए बिल हैज बीन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। अब देखिए 200, आर्टिकल 200 और 201 ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जब राज्य विधानमंडल ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है तो उसको अल्टीमेटली कहां लाना पड़ेगा? गवर्नर के पास लाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर ही तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख है और वो स्टेट लेजिस्लेचर के हिस्से भी है,
स्टेट लेजिस्लेचर के 3 हिस्से होंगे, गवर्नर होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो यहां पर देखिए, अगर कोई विधेयक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में पारित हो चुका है तो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल का एसेंट, सहमति जरूरी होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो विधेयक है ये संविधान के अनुरूप नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुरूप नहीं है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल महोदय ने किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लिया कि राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही इसे अप्रूवल होगा, तो ये आर्टिकल 201 हो गया। तो आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 और 202 में क्या होगा, 202 जो है ना, ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट। जैसे केंद्रीय स्तर पर क्या होता है, केंद्रीय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल में आता है, 112 में, 112 में आता है। ऐसे ही राज्य में भी हर एक साल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में राज्य का बजट रखा जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पर उसे कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। और वो आर्टिकल 202 के तहत राज्य की विधानसभा में रखा जाता है। लेकिन जब राज्य की विधानसभा में बजट रखा जाता है तो पहले राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। राज्यपाल की सहमति से ही आर्टिकल 202 का इस्तेमाल करके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रखा जा सकता है। तो ये भी हो गया गवर्नर के पावर के अंतर्गत। अब एक आर्टिकल 213, अनुच्छेद 213 जो है, ये है पावर ऑफ ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर। जैसे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 के तहत ये पावर दिया गया है, ऐसे ही आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर महोदय को, राज्यपाल महोदय को ये पावर दिया गया है। लेकिन क्या ये पावर का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए? नहीं, इसमें प्रावधान है, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। मान लीजिए विधानमंडल की बैठक नहीं चल रही है, विधानसभा की बैठक नहीं हो रही है, तो कानून कैसे बनाएंगे? कानून बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का होता है ना, लेकिन इमीडिएटली कानून की जरूरत है और विधानसभा की बैठक नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत ये पावर दिया गया है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और ये ऑर्डिनेंस 6 माह तक प्रभावी रह सकता है, क्योंकि देखिए विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, तो आपको 6 महीने के भीतर तो भाई सेशन करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही सेशन शुरू होगा, विद इन 6 वीक्स, 6 सप्ताह के भीतर उस ऑर्डिनेंस को अगर उसे आगे रखना, आगे जारी रखना है, तो उसे पारित भी कराना पड़ेगा। तो देखिए जनरली एक ऑर्डिनेंस का लाइफ मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर उसे विधानसभा में पारित नहीं किया तो 6 मंथ प्लस 6 वीक्स, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स, और अगर पारित हो गया तो फिर विधानमंडल में पारित कर दिया तो फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। तो जो ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है वो भी गवर्नर को आर्टिकल 213 के तहत मिला हुआ है। एक और आर्टिकल, आर्टिकल 217, बहुत सिंपल, एडवाइस टू प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। देखिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस, इनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट जब हाई कोर्ट के जजेस को या चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहे होते हैं ना, जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस को, तो ये प्रावधान है कि एक बार गवर्नर से सलाह ली जाती है, गवर्नर से एडवाइस ली जाती है, सलाह ली जाती है, बातचीत की जाती है। तो आर्टिकल 217 का भी पावर जो है, जुडिशियल पावर जो है, इनको मिला हुआ है गवर्नर महोदय को। फिर आर्टिकल 233, ये भी जुडिशियल पावर में रख सकते हैं आप, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय द गवर्नर। राज्यपाल जो होते हैं ना, जो राज्य के जिलों में जो जिला न्यायाधीश होते हैं ना, उनको नियुक्त करने का भी इनको राइट प्राप्त है आर्टिकल 233 से। तो अनुच्छेद 233 भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 234, अपॉइंटमेंट फॉर जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विस मतलब न्यायिक सेवा के लिए अगर कोई नियुक्ति की जानी है, एक्सेप्टिंग डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो वो नियुक्तियां भी किसके द्वारा की जाएगी? वो नियुक्तियां भी की जाएगी
जो गवर्नर महोदय के द्वारा, है ना, राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो आर्टिकल 233, आर्टिकल 234 और आर्टिकल 217 इसे आप जुडिशियल पावर में रख लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दो और चीज महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप पंचायती राज पढ़ रहे थे, हमारे इसी चैनल पे पंचायती राज का विस्तृत वीडियो उपलब्ध है, जिसमें मध्य प्रदेश का पंचायती राज भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन एमपी भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो वहां भी मैंने जिक्र किया है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243I एंड आर्टिकल 243Y स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो राज्य वित्त आयोग का जो गठन हर एक 5 साल में किया जाता है, वो राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। तो ये भी राइट हुआ गवर्नर महोदय का आर्टिकल 243I और 243Y के तहत। दूसरी तरफ पंचायतों और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए जो चुनाव कराने के लिए जो इलेक्शन कमीशन होता है, यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, तो उस राज्य निर्वाचन आयोग के लिए जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो पहले तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का अधिकार किसको मिल गया? राज्यपाल महोदय को मिल गया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243K एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243ZA, है ना। आर्टिकल 243K और 243ZA के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन का अधिकार भी राज्यपाल के माध्यम से होता है और उसमें राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की अगर आवश्यकता है तो उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो नियुक्तियां होती हैं ये राज्यपाल महोदय के द्वारा इन आर्टिकल्स के आधार पर की जाती हैं। ठीक, आर्टिकल 333 में क्या है? अनुच्छेद 333। अब देखिए यहां पर कुछ चेंजेस आए हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ वन एंग्लो इंडियन मेंबर इन विधानसभा, ये प्रावधान 333 में किया गया था कि जितने भी राज्य हैं और राज्य की विधानसभा में अगर एंग्लो इंडियन मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कम है तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया 333 के तहत कि एक एंग्लो इंडियन मेंबर को वो अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकते हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखिए इसमें एक चेंज आया है। 2019 में 104वां संविधान संशोधन आया। उस संविधान संशोधन में यह हुआ कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो विधानसभा लोकसभा में जो आरक्षण का प्रावधान था उसको तो बढ़ा दिया गया 2030 तक, लेकिन जो एंग्लो इंडियंस मेंबर्स के लिए जो बढ़ाने का प्रावधान था 2020 से आगे उसको बढ़ाया नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 333 में ये जो प्रावधान था अब ये राज्यपाल महोदय इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अमेंडमेंट हो ही नहीं पाया, और जिसके कारण क्या हुआ कि अब आगे जो है एंग्लो इंडियंस मेंबर्स की अपॉइंटमेंट जो है राज्य की विधानसभा में एक मेंबर को करने का रहता था, वो अब नहीं कर पाएंगे जब तक नया कोई अमेंडमेंट या नई कोई चीज नहीं आ जाती। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 333। इसके अलावा देखिए एक और प्रावधान जो यहां पर और इंक्लूड कर सकते हैं, आर्टिकल 316(1) है ना। आर्टिकल 316(1) इसमें क्या है? देखिए 316(1) में प्रावधान ये है आर्टिकल 3161 में कि राज्य लोक सेवा आयोग तो रहता ही सामान्यतः अधिकतर राज्यों में रहता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 316(1) के तहत ये भी पावर राज्यपाल महोदय के पास है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का जो पावर है वो भी राज्यपाल महोदय, लेकिन कौन से आर्टिकल से? तो 316(1) के तहत। इसके अलावा आपको मैंने बताया था विस्तृत एक वीडियो में, जिसमें इससे पहले के राज्यपाल से संबंधित वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया था। आर्टिकल 371 से लेकर के 371J तक कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें कुछ विशेष राज्यों में, विशेष राज्य हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, तो
वहां पर राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो प्रावधान भी उनमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो वो आर्टिकल 371 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब जरा इनको एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से आर्टिकल देखे, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 153 से स्टार्ट किया था हमने। 153 देयर शैल बी ए गवर्नर इन ईच स्टेट। 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। 155 governor of a state shall be appointed by president. 156 duration of governor. 157 a person to be eligible for appointment of governor, किसको eligible मानते हैं। 158 governor should not be a member of legislative or parliament or hold any ऑफिस, प्रॉफिट का जो ऑफिस है वो होल्ड नहीं करना चाहिए। ओथ एंड एफर्मेशन 159, फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन कंटिजेंसी 160, गवर्नर शैल बी पावर टू ग्रांट पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, रेप्राइव 161। देन 163 में क्या पढ़ा था हमने, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर व्हिच विल हेल्प, किसकी मदद करने के लिए, सहायता परामर्श देने के लिए, गवर्नर 163 में। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में 164। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट 165। इसके अलावा ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट शैल बी, किसके नाम से किए जाएंगे, तो गवर्नर के नाम से किए जाएंगे। 166, 167 में क्या रहेगा, ड्यूटीज ऑफ सीएम टू गिविंग इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। 171 1/6 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी नॉमिनेटेड। 174 है ना, किसी भी विधानसभा के सत्र को बुलाना, उसका जो है प्रोरोगेशन करना और डिसोल्यूशन करना। 174 176 में क्या है, विधानसभा की जो पहली बैठक होगी उसको संबोधित करना और प्रत्येक साल जो बैठक होगी उसको भी प्रत्येक साल की जो पहली बैठक होगी उसे एड्रेस करना। 200 में विधेयक को पारित करने के ऊपर सहमति देना। 201 में राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। 202 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। 213 में ऑर्डिनेंसेस ऑफ जो राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। 217 में जब जजेस की नियुक्ति की जाती है चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट में उस समय। 233 डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में। 234 जो जुडिशियल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट किया जाता है। 243I एंड 243Y स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। 243K 243ZA स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। और आर्टिकल 333 में अपॉइंटमेंट ऑफ एंग्लो इंडियंस मेंबर्स के बारे में, जो विधानसभा में एक मेंबर को अपॉइंट करते हैं राज्यपाल, उनके बारे में हमने देखा और इसके बारे में कुछ चेंजेस आए हैं वो भी आपको बताया। 316(1) में यह बताया गया आपको कि जो राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में भी राज्यपाल को पावर दिया गया है। इस तरह से राज्यपाल से संबंधित सभी प्रावधानों को और साथ ही साथ सभी अनुच्छेदों को हमने यहाँ देख लिया। प्लीज अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए धन्यवाद।